अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम बहुत अहम आइनी और जो सियासी इशूज़ हैं इस वक्त मुल्क के, उनके ऊपर बात करेंगे, जिन पे हम चाह रहे थे काफ़ी दिन से कि एक सैर हासिल, एक तफसीली गुफ्तगू हो सके। एक हमारे निज़ामी अदल के हवाले से इमरान खान साहब का एक बयानिया है। वो ये कहते हैं कि आधी रातों को अदालतें क्यों खुली, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्यों खुली हैं अदालतें। और फिर इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब ने जैसे अब तो बाकायदा ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि मई के आखिर में वो निकले बाहर, मार्च करें अवाम, और फिर वो मुतालबा करेंगे फौरी इंतखाबात का। एक ही उनका 1 पॉइंट एजेंडा है इस वक्त कि फौरी तौर पे इंतखाबात कराए जाएं। तो क्या ये मुमकिन भी है रियलिस्टिकली बात करते हुए, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन का भी एक बाकायदा मौक़िफ़ है इस मामले के ऊपर, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन की साख पे भी सवालात उठा रहे हैं। किस हद तक उनके जो उठाए गए सवालात हैं वो ठीक हैं, इसका भी हम जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। और फिर तीसरी तरफ, जैसा कि आप जानते हैं, जो इस वक्त हुकूमत है वो आर्टिकल 6 के मुकदमात की तैयारी कर रही है सदर मुमलिकत के ऊपर। उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे, उनके हवाले से गवर्नर पंजाब, आप जानते हैं पंजाब के अंदर एक हलफ उठाना ही नए सीएम का एक पूरा एक प्रोसेस बन गया, एक बड़ा मुश्किल मरहला बन गया, और आईनी तौर पे बहुत सारे सवालात एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। तो इस हवाले से अगर केसेस बनाए जाते हैं तो फिर उनकी कितना उसमें सब्सटेंस है इस वक्त मौजूद जो बनाए जा सकेंगे, इन सारे इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, जो हमारे बड़े रेलिवेंट आज के मेहमान हैं, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन आज बात कर सकें और जान सकें इन सारे इशूज़ के ऊपर, जो हमारे नाज़रीन भी डेफिनेटली जानना चाहते होंगे। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, आप सरबराह हैं पिलडैट के, और सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में अहमद बिलाल साहब आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त सबके जहनों में यही बात है कि एक तरफ इमरान खान साहब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये वाज़े कर चुका है कि कुछ वक्त लगेगा हल्का बंदियों में, मरदमशुमारी के लिए दिसंबर तक का डेडलाइन उन्होंने हुकूमत को दी हुई है। लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के मुतालबे के मुताबिक फौरी तौर पे इंतखाबात, कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? अहमद बिलाल साहब। देखिए, इसमें दो बातें हैं जो मेरे ख्याल में बहुत अहम फैक्टर हैं अगले इंतखाबात का शेड्यूल तय करने के लिए। एक बात जिसका इलेक्शन कमीशन इजहार कर चुका है वाज़े तौर पे कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फाटा के मर्जर के बाद इंतखाबी हलकों की तादाद तब्दील हो गई है, तो उस तब्दील होने के बाद वहाँ पे हल्का बंदियों की हद बंदियाँ दोबारा करना ज़रूरी हो गया है। उसके लिए 4 महीने का अरसा वो कहते हैं हमें कम अज़ कम दरकार है, और वो अगस्त 2023 में वो उनका वो मुकम्मल होंगी, यानी इस साल अगस्त 2022 में वो मुकम्मल होंगी। उसके बाद फिर वो 3 महीने का अरसा और होगा, जो कि नॉर्मल है कि जब भी इंतखाबात का ऐलान किया जाता है असम्बली को तहलील करने के बाद, तो उसके बाद फिर 3 महीने का अरसा चाहिए होता है। तो टोटल 7 माह का अरसा तो इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक चाहिए। लेकिन इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो है मरदमशुमारी का। आपको मालूम है कि पिछली मरदमशुमारी जो 2017 की हुई थी, उसके ऊपर एतराज़ात बहुत हुए थे, और फिर बिलाखिर इसके ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जब ये इत्तफाक राय हो गया, इत्तफाक राय तो नहीं हुआ, कसरत राय से फिर ये फैसला हुआ कि उसके हतमी नताइज को फिर तस्लीम कर लिया जाए, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो वो कर लिया गया, वो हुआ काम पिछले साल अप्रैल के अंदर। और उसके बाद भी साथ ही ये ऐलान कर दिया गया कि हम नई मरदमशुमारी कराएंगे डिजिटल तरीके के साथ, और उसका भी एक रोड मैप दे दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से वो रोड मैप जिसके मुताबिक दिसंबर 2022 को उसके हतमी नताइज मौसूल हो जाने चाहिए थे, उस पर भी इब्तदाई काम भी नहीं हो सका है, क्योंकि वो जो उसके लिए डिजिटल मरदमशुमारी के लिए जो आलात हासिल करने थे, जो इक्विपमेंट इंपोर्ट करना था, वो भी नहीं हो सका। तो अब वो काम भी रुका हुआ है। तो अगर वो भी काम होगा तो इसका मतलब है बात उससे आगे बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में गैर सियासी वजूहात की बना पे, जो सियासी वजूहात हैं वो तो हुकूमत जानती है और इसकी अपोजिशन जानती है कि वो कब करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर एक दूसरे के साथ जोर आजमाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो गैर सियासी कुछ ऐसे ग्राउंड्स ऑन द ग्राउंड जो हकायक हैं, उसके मुताबिक भी ये फौरी तौर पे इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं लग रहा। तो इसे ऐसे में ये जो मतालबा है, मैं नहीं समझता कि उसके कोई प्रैक्टिकल उसका कोई फ़ायदा होगा।
नसरुल्लाह साहब, अब टेक्निकली तो हमें अहमद बिलाल साहब ने समझा दिया, हम इसी किस्म का मौक़िफ़ भी बाकायदा तौर पे देखते आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन का भी, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी तो हैं, अब वो तो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है वो एक दिन उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और जब से अदम एतमाद आई और आज जब हम बात कर रहे हैं, इस दौरान जो एक मुल्क के अंदर डिवाइड है सियासी तौर पर भी, और फिर जो आवाम के अंदर भी एक तफरीक आ गई है, उस सबको देखते हुए आप समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर सड़कों पे निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए तो उनके ये अहदाफ, ये हदफ उनका हासिल हो सकता है कि इंतखाबात हो जाएं उनकी जिस तरह उनकी ख्वाहिश के मुताबिक? शुक्रिया। अब साहब देखिए, इस वक्त जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने बात की, एक टेक्निकल इशू है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके बारे में बड़ी वजाहत से कह चुका है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात भी बारहा कह चुका है कि हमने हुकूमत को 16 खतूत लिखे ताकि ये जो मसाइल हैं, इलेक्शन के रास्ते में रुकावट हैं, इनको दुरुस्त किया जा सके, जिसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब इमरान खान सब ये समझते हैं कि इस वक्त जो बयानियाँ उन्होंने इस वक्त लोगों के पास वो लेकर गए हैं कि मेरी हुकूमत को एक गैर मुल्की साजिश के ज़रिए निकाला गया है, उस बयानी की वजह से वो समझते हैं कि इस वक्त वो पॉपुलर हैं और वो वोट उनके पास ज़्यादा तादाद में उनको मिल सकते हैं, इसलिए वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं। वो न सिर्फ हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहे हैं बल्कि उन कुव्वतों को, मुक़्तदर कुव्वतों को, उन हलकों को भी ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे हर हाल में दोबारा इंतखाबात करवाने के लिए जो है हुकूमत को मजबूर किया जाए और वो इलेक्शन जल्दी हो जाएं। क्योंकि अगर इलेक्शन ताख़ीर से होते हैं तो इमरान खान साहब के इस बयानिया को, उनको शक है कि ये बयानिया इतना पॉपुलर रहेगा नहीं, क्योंकि बुनियादी मसाइल आवाम के जो होते हैं, जिसमें महंगाई थी, जिसमें बेरोज़गारी थी, जिसमें एक बड़ा क्राइसिस अभी बिजली का क्राइसिस था, वो अगर हुकूमत काबू पाने में कामयाब हो जाती है तो इमरान खान साहब का ये बयानिया कदरे पीछे चला जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि जो मुसलसल ये बात कहते रहेंगे जब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जानबदार है, तो इमरान खान समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी एक दबाव के अंदर है, और इस दबाव के नतीजे में अगर इंतखाबात होते हैं तो उसके रिजल्ट्स चाहे अगर उनके खिलाफ आ गए तो वो ये मौक़िफ़ लेकर अवाम के पास जा सकेंगे कि मेरे साथ फिर धांधली हो गई। तो इमरान खान साहब इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो बज़ाहिर लगता नहीं है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। नसरुल्लाह साहब जी बिल्कुल, मैं ये इसमें आपसे पूछते हुए कि इमरान खान साहब अब तक नेशनल सिक्योरिटी की 2 मीटिंग्स हो गई, फॉरेन ऑफिस अलग से बयान दे चुका, DGISPR अलग से कह चुके, तो बैरूनी साजिश के मामले के ऊपर तो वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे। तो फिर ये जो बात ये कही जा रही है कि ये सस्टेन क्या खान साहब कर सकते हैं इसको, अगर अपने मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन होते हैं, नहीं, ये मुश्किल नज़र आता है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ये बयानिया तो बिकता रहेगा बैरूनी साजिश वाला, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी श्योरिटी तो कोई नहीं मिल सकती जब सफ़ीर ने खुद आके कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी बेसिस के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कंक्लूड हुई। देखिए, इमरान खान साहब एक और बात समझते हैं, वो समझते हैं कि CPEC पर काम शायद तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। चीन का जब दौरा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर जब चीन जाएंगे या चीन के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे, तो फिर इमरान खान साहब के ये खिलाफ बयानिया भी मार्केट में आएगा कि भाई हम CPEC पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। चीन और अमेरिका 2 इस वक्त मुतारब कुव्वतें हैं, तो इन हालात में अगर हम चीन की तरफ हमारा टिल्ट ज़्यादा होता है और चीन हमें सपोर्ट करता है और हम CPEC पर तेज़ी से काम करते हैं, और जो इंडस्ट्रियल जोन जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नहीं बन सके थे, उन पर अगर तेज़ी से काम शुरू हो जाता है तो मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई इत्तेहादी जमातें ये समझती हैं कि ये काउंटर नैरेटिव होगा इमरान खान साहब के इस बयानिए के खिलाफ कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत को जो है वो फारिग किया है। तो मैं समझता हूँ वक्त गेन करना हुकूमत के लिए ज़रूरी है। इमरान खान साहब के लिए 2 किस्म के हैं कि वो एक बयानिया है अमरीकी साजिश का, दूसरा बयानिया उनका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें उनके 2 मकासद हैं। एक मकासद है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, दूसरा इलेक्शन के नतायज के ऊपर इमरान खान समझते हैं कि वो जितना दबाव डालेंगे कल वो फिर एक बयानिया लेकर सामने आ सकेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानबदारी की वजह से मुझे इलेक्शन में शिकस्त हुई है। तो मैं समझता हूँ वो इस अपने कार्ड्स इस तरफ खेल रहे हैं, और जो वो चाहते हैं कि किसी को दबाव में लाकर फौरी इंतखाबात करवा लेंगे, तो मैं समझता हूँ ये शायद अब बड़ा मुश्किल हो चुका है। हुकूमत जो वक्त गुजरने के साथ मजबूत होगी, पंजाब में आज वज़ीर का हल्फ हो गया, तो आप देखेंगे आस्ता आस्ता मई के महीने में, जून में गर्मी तो बढ़ेगी लेकिन हुकूमत का कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा। और इस बार इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च के लिए इतनी आज़ादी मुयस्सर नहीं होगी जो 2014 में इमरान खान साहब को मिली थी। बिल्कुल, ये और फिर अब जो मैं नसरुल्लाह साहब वापस जब आपकी तरफ आऊँगी, बड़े मुतज़ाद बयानात हैं कि हुकूमत एक्चुअली गई कैसे बैरूनी साजिश के तहत, ये यहाँ पर मामलात उनके डोमेस्टिकली ठीक ना होने की वजह से। मैं इसमें भी आपसे सवाल करूँगी, अभी एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो जो अभी आपने बात की इलेक्शन कमीशन को जो मुतनाज़ बना दिया गया है, उसमें जो इमरान खान साहब बातें रेस कर रहे हैं, कितना उनमें दम है, हम उस पर अहमद बिलाल साहब से एक ब्रेक के बाद कॉमेंट लेंगे।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क को दरपेश इस वक्त जो आइनी और सियासी चैलेंजेस हैं उनके बारे में। अहमद बिलाल साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, जिस तरह नसरुल्लाह साहब ने कहा कि बैरूनी साजिश एजेंडा नंबर 1 है इमरान खान साहब का, दूसरे नंबर पर उनकी तनकीद की जद में इस वक्त इलेक्शन कमीशन है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार है। तो जो नाजरीन हमारे सुन रहे होंगे उनके हवाले लिए भी मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हम मुख्तलिफ किस्म की बातें सुन रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। एक तरफ मोनी सलाई साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कहते हैं कि पंजाब में पंजाब असेंबली में जिन पीटीआई के मुनहरिफ लोगों ने वोट डाला उनको अब जब बुलाया जा रहा है तो उनमें पहले उन लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। इलेक्शन कमीशन का रवैया ठीक नहीं है, सारी चीज़ में वन साइडेड है उनका रवैया, ये इल्ज़ाम है। और इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को अपना दुश्मन, वो कहते हैं नून लीग के एजेंट हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर आप समझते हैं किसी लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं इम्तियाजी सलूक पीटीआई के साथ किया जा रहा है? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के बारे में माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो रवैया इस वक्त पीटीआई का इस वक्त है या पिछले कई माह से है, उसकी बुनियादी वजह वो फॉरेन फंडिंग का केस है जो एक मैच्योर होता हुआ नज़र आ रहा है और अब उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने कोई जजमेंट देनी है, तो उसको वो प्रीएम्प्ट शायद करना चाहते हैं और उससे पहले एक फ़िज़ा हमवार कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सीरियस मामला होगा। जब तक उनकी अपनी हुकूमत थी तो उसके जो बुरे असरात थे वो इतने ज़्यादा नहीं होने थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वो जो फंड्स हैं वो ज़ब्त हो जाते। लेकिन अब एक मुखालिफ हुकूमत के आ जाने के बाद इस बात का इम्कान भी है कि फ़ॉरेन फंडिंग अगर साबित होती है तो फिर शायद उनके बारे में वो डिक्लेरेशन भी दे दें सुप्रीम कोर्ट को कि इस पार्टी को डिज़ोल्व कर दिया जाए, जो कि हमारे कानून के अंदर उसकी गुंजाइश मौजूद है, और उसके जो तमाम लेजिस्लेटर्स हैं वो भी फिर अपनी सीटों से हाथ धो बैठे। और उसके अलावा फिर जो पार्टी के गोशवारे जमा हुए हैं पिछले कई सालों में, अगर उनके अंदर भी कोई गलती पाई जाती है तो फिर पार्टी के प्रेसिडेंट को या हेड को गलत गोशवारे जमा कराने के इल्ज़ाम में उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन भी अमल में आ सकती है। ये इंतहाई दर्जे की सज़ाएं हैं, लेकिन बहरहाल इसका इम्कान है और मेरे ख्याल में पीटीआई को और उसकी क़यादत को इस बात का एहसास होगा। लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन के, मुझे तो बज़ाहिर ऐसी कोई और चीज़ समझ नहीं आती जिसकी बुनियाद पे उनको जानबदारी का इल्ज़ाम लगाना चाहिए। जो चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पर मुझे तो फॉरेन फंडिंग से मुंसलिक नज़र आती हैं। अच्छा नसरुल्लाह साहब, अब वही बात है कि मुतज़ाद हैं बयानात। जिस तरह ही हम बात करते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं बैरूनी साजिश के ऊपर, तो हमने बहुत प्रोग्राम कर लिए। अब कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब का बयान आपने भी सुना होगा, वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत में होते अगर हमारे ताल्लुकात इदारों से अच्छे होते। अब चंद दिन पहले हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा, वो कहते हैं फवाद चौधरी का ज़ाती बयान होगा, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। परवेज़ इलाही साहब को सुन रही थी तो वो ये भी कहते हैं कि शुजात हुसैन साहब ने मना किया था इमरान खान साहब को कि आप ये नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर इस तरह का काम ना करें। आपकी नज़र में अब आप क्या समझते हैं कि खुद पीटीआई डिवाइडेड है इसके ऊपर कि ये बैरूनी साजिश ही थी, या उनको डोमेस्टिकली मामलात उनके ख़राब हुए, वो वन पेज इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से उनकी हुकूमत चली गई? पीटीआई के बड़े सीनियर लोग इमरान खान साहब से ये बात कह रहे थे कि हमें इस खत के ऊपर जाके सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों की राय ये थी कि इस वक्त हुकूमत के पास, अवाम के पास जाने के लिए कोई और ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि पौने 4 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी पे सवालात उठे, उस्मान बुज़दार साहब पे सवालात उठे, फिर हुकूमत के पास कुछ करप्शन के स्कैंडल्स थे जिस पर बात की जाती थी, फिर महंगाई, फिर बेरोज़गारी, और साथ इमरान खान साहब का वो मंशूर था जिससे वो लहरा लहरा कर इक़्तिदार में आए थे। तो पीटीआई इस बयानिए के पीछे छुपना चाहती थी और इमरान खान साहब खुद ये चाहते थे कि इसको जितना जो है बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए, इतना हमें पॉपुलैरिटी हम गेन कर सकते हैं। बाज़ सीनियर रहनुमा जिसमें परवेज़ खटक साहब भी शामिल थे, वो मना कर रहे थे कि हमें इससे हमारा अंदरूनी मामलात जो है वो बिगड़ जाएंगे, हालात हमारे ख़राब हो जाएंगे। अभी इतने हम दूर नहीं गए कि मामलात को संभाला ना जा सके। अब आप देखें, लेटेस्ट सूरत हाल भी ये है कि इस वक्त भी परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के पैगाम को लेकर जा रहे हैं और ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में हालात जो है वो मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ बेहतर हो सके और जो दूरियां हुई हैं उनको ख़त्म किया जा सके। एक तरफ इमरान साहब इसी बैरूनी साजिश के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं,
एक तरफ वो जलसे कर रहे हैं, एक तरफ वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मामलात को बेहतर करने के लिए वो चाहते हैं कि मामलात थोड़े से बेहतर हों। आपने शहबाज गिल साहब का ट्वीट भी देखा होगा, कुछ अकाबरीन के आपने पिछले 2 रोज के 24 घंटे के ट्वीट्स देखे तो उसमें वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम वापस आने वाले हैं, इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। तो ये वो सोच पाई जाती है पीटीआई के अंदर, जो ये समझते हैं कि अगर हमारे मामलात, अंदरूनी मामलात पाकिस्तान के अंदर सेटल हो गए तो हमें इंतखाबात जल्दी मिल सकते हैं। अगर हमें लेकिन अंदरूनी मामलात नसरुल्लाह साहब बेहतर होने के कुछ चांसेस नजर आते हैं आपको एज ऑफ नाउ? देखिए, जिस सतह पे पीटीआई चली गई है, मैं समझता हूं कि पीटीआई वो एक लाइन क्रॉस कर चुकी है कि पीटीआई के ऊपर अब एतबार इस लिहाज से किया जा सके कि पीटीआई से कोई बातचीत करने को तैयार हो। इमरान खान साहब से जितनी भी बातचीत हुई माजी में, इमरान खान साहब ने उसका जलसों में इजहार किया। फिर इमरान खान साहब को इस बात के बारे में ये बाकायदा कहा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि कोई पाकिस्तान के अंदर साजिश नहीं हुई, साजिश के नतीजे में उनकी हुकूमत को नहीं हटाया गया, पाकिस्तान से कोई आलाकार बन के उनकी हुकूमत के खिलाफ मैदान में नहीं आया, इसलिए इस मौक़िफ़ से पीछे हटा जाए। लेकिन इमरान खान साहब इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त इमरान खान साहब को कहीं ऐसी सपोर्ट मिलने का इम्कान है। इमरान खान साहब को हल्का सा वो छतरी साइड पे हुई, इमरान साहब को जो आशीर्वाद हासिल थी वो थोड़ी सी साइड पे हुई, तो इमरान खान साहब अपने वोट पूरे न कर सके। इसलिए इमरान खान साहब को 2018 की सपोर्ट मिलने का इम्कान नजर ही नहीं आता। और अगर इंतखाबात की बात करें तो इमरान खान साहब इस बार अगर उस मदद के बगैर इलेक्शन में होंगे तो पंजाब में आज नई हुकूमत बनने के बाद पंजाब के अंदर पीटीआई के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। ठीक, मैं नसरुल्लाह साहब आपसे पब्लिक सेंटिमेंट के बारे में बात करना चाहूँगी, जो पीटीआई कहती है उनके हक में जा रहे हैं। अहमद बिलाल साहब की तरफ जाऊँगी। अहमद बिलाल साहब, मैं ये आपसे काफ़ी दिन से इनफैक्ट जानना चाह रही थी कि कौमी असम्बली में जो हुआ उधर भी सुप्रीम कोर्ट को, अदालत उज़्मा को एक्शन लेना पड़ा। अब जो परवेज़ जो सीएम पंजाब का जो हलफ था उसके मामले में लाहौर हाई कोर्ट को उनको डेडलाइन देनी पड़ी कि आप करवाएं ये हलफ। आपके ख्याल में ये जो तमाम सियासी जमातें हैं, इस पूरे चैप्टर से उनको ये सबक मिला कि अदालती फैसले से एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, आइन से किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि एक जवाब मिला है मुस्तकबिल के लिए सियासी जमातों को, जो जिस तरीके से पीटीआई ने हैंडल किया यहाँ पे सेंटर में अदम एतमाद को, या फिर पंजाब में जो सिचुएशन हम देख रहे हैं? मेरे ख्याल में दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। एक तो ये सबक भी गालिबन तमाम सियासी जमातों को और ख़ास तौर पे हुकूमत को मिला होगा कि हमारे दस्तूर के अंदर या आइन के अंदर जो चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर पूरी सराहत या वजाहत मौजूद नहीं है, उसको किसी तरीके के साथ या तो अदालत की इंटरप्रिटेशन के ज़रिए या फिर वो ख़ुद तरमीम के ज़रिए उसको उसको वाज़े कर दें ताकि फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह से मेरे ख्याल में अदालतों की तरफ से जो फैसले आए हैं वो भी हेल्प करेंगे इस बात को कि अब उन फैसलों की रोशनी में ये कहना, पहले ये कहा जाता था कि वो मदाखलत नहीं कर सकती पार्लिमानी मामलात में, लेकिन अब ये बात वाज़े हो गई है कि बाज़ मामलात में पार्लिमानी अमूर के अंदर अदालतें बड़े वाज़े तौर पे हुक्म दे सकती हैं, डायरेक्शन दे सकती हैं, उन्होंने दी हैं और वो सबसे बड़ी अदालत ने दी हैं। तो लिहाजा ये दोनों ही बातें दुरुस्त हैं कि कुछ चीज़ें जो हाईलाइट हुई हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, मज़ीद वाज़े करना पड़ेगा। आज तक चूँकि कोई हालात ऐसे पैदा नहीं हुए थे तो गुजारा चल रहा था, लेकिन अब चूँकि उन गैप्स को देख के उसको इस्तेमाल किया गया है और उसके नतीजे में ये डेडलॉक्स पैदा हुए हैं, तो अब मेरे ख्याल में किसी न किसी तरीके से इसको अगर ये अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो फिर कम अज़ कम ये अदालत उज़्मा से उसकी इंटरप्रिटेशन के ज़रिए इन तमाम होल्स को प्लग कर लें ताकि आइंदा फिर ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो हम एक दो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा फोकस पंजाब के हवाले से भी रखेंगे, और अब जो हुकूमत मौजूद है और जो जिस किस्म की काबीना शहबाज शरीफ साहब के साथ है, तमाम इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी, इस पर भी हम कॉमेंट हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो आइनी और सियासी मामलात हैं उनके ऊपर, और इमरान खान साहब कहते हैं कि वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं, ऐसा किस तरह मुमकिन हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करें। हमें एम अज़हर सिद्दीक साहब ने भी ज्वाइन किया है जो माहिर कानून है और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आपके वक्त का भी। हम एक तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं तमाम इन आइनी और सियासी मामलात के ऊपर। आपसे मैं बुनियादी तौर पर तो ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है
है अदालत के सामने? पहले तो इस पे बताइएगा, ये जो सीएम के इंतखाब का मामला था, इस पे भी लोग बहुत सवाल कर रहे हैं कि पहले परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट कर दिया गया, बाद में फिर ये बात कह दी गई कि जो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा था वही दुरुस्त नहीं था। तो इस वक्त मौक़िफ़ पीटीआई का है क्या बाकायदा तौर पे? बहुत शुक्रिया। देखें जी, दो तरह से बातें चलती होती हैं। एक है पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, पॉलिटिकल लड़ाई है। पॉलिटिकल लड़ाई हमेशा पॉलिटिकल तरीके से ही लड़ी जाती है। दूसरी है अदालती जंग। जहां तक पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई आप लोगों के सामने है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा बोनाफिड दिया गया ताकि हालात और वाकयात बेहतरी की तरफ चल सके। अब उसमें टेक्निकल फॉल्ट है और वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट है। अब बाद में क्या हुआ कि बंदे तोड़ लिए गए। जब इजलास हुआ सुबह ये असेंबली का, हमारा अपना बंदा ही जो है, खासतौर पर दोस्त मिजारी, उसने क्या किया सब लोगों ने देख लिया कि एक तो हाउस के अंदर इजलास नहीं किया और जहां वोट डालने थे वहां वोट का वो सारा कॉर्नर बंद कर दिया गया। पुलिस वालों को अंदर बुलाया गया, पंजाब प्रिविलेज एक्ट 1972 वायलेट किया गया और जिस तरह मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ऊपर तशद्दुद किया गया और हाई कोर्ट ने कहा था फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, वो सारे के सारे वायलेट किए गए। इसी चीज को सामने रखते हुए दोस्त मिजारी साहब को बाकायदा नोटिस दे दिया गया हुआ है, उनसे वजाहत तलब की है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की अलहदा बात चल रही है और ये इलेक्शन सारे का सारा जो प्रोसेस है आने वाले दिनों में कोर्टों में चैलेंज ही किया जा रहा है। दूसरा जो इशू लीगल जो आप बात कर रहे हैं कि जहां तक इस्तीफे की बात है, इस्तीफा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए वो हाथ से दिया जाता है, लिख के दिया जाता है और वो दिया जाता है गवर्नर को। ये वजीर आजम को दिया गया था, ये भी रिकॉर्ड की बात है। चौधरी सरवर साहब ने भी कहा कि मैंने हाथ से काट कर ठीक किया और उसमें उस वक्त ख्वाजा साद रफी वगैरह सब ने कहा कि ये जो इस्तीफा है ये गैर कानूनी है। और हम अभी रिसेंट एग्जाम्पल अगर आप देखें कि राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, उनके पास 127 मेंबर के पीटीआई के इस्तीफे गए और इस्तीफे बाकायदा मंजूर कर लिए गए। कासिम सूरी साहब ने, डिप्टी स्पीकर ने नोटिफिकेशन भी दे दिया, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने कहा कि नहीं, ये इस्तीफे कानून के मुताबिक नहीं है, मैं नहीं मानता इनको इस्तीफों को। तो उसमें तरीकाकार क्या है फिर? उसमें तरीकाकार ये नहीं फर्दन आके कहते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं स्पीकर कौमी असेंबली फर्दन आके उनसे कंफर्मेशन की जाती है? नहीं, पहले तो बात बड़ी सिंपल सी है कि बाकायदा जो है इस्तीफा अपने हाथ से लिख के देना होता है, अंडर योर हैंड रिटन, टाइप देना, आपने हाथ से लिख के देना है, फिर आपके दस्तखत होते हैं। तो इसी चीज को सामने रखते हुए गवर्नर साहब ने दोनों चीजें जो है प्रेसिडेंट के पास भिजवाई थी, एक इलेक्शन की इलीगैलिटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी और दूसरा इस्तीफे का मामला। सदर पाकिस्तान ने ये मामला भिजवा दिया था प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने इस पे कुछ नहीं किया। अब आ जाए दूसरी बात कहें तो मैं साथ ही कह रहता हूँ हाई कोर्ट के अंदर क्या हालात और वाकयात हैं, जो कि अब इससे अब जुड़ी चीजें हैं कि हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में हमजा शरीफ ने ये मामला लेकर के और उन्होंने कहा कि उन्हें हलफ नहीं लिया देने जा रहा। भाई हलफ कैसे दिया जाए? आपको गवर्नर ने कॉल अपॉन करना है। गवर्नर इज नॉट सेटिस्फाइड। गवर्नर को पूरे आइन के अंदर मुख्तलिफ जगह पर हल्फ का दिया हुआ है और हल्फ में क्या होता है कि फला आदमी ने फला आदमी के सामने हल्फ ले लेना है, लेकिन वजीर आजम और वजीर आला के लिए सदर ने कॉल अपॉन करना है और गवर्नर ने कॉल अपॉन करना है। अब यहाँ वो इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से कोर्ट में चले गए। कोर्ट में अब ये भी पहली नौयत का केस है कि 3 ऑर्डर्स हैं, तो और सारे के सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर है। एक ही चीज को अमल दरामद कराने के लिए कहा गया और पहले में कहा गया आर्टिकल 104, दूसरे में कहा गया आर्टिकल 255। तो ये तो गवर्नर ने देखना है, खुद नहीं है तो नॉमिनेट क्या करना है, ये इख्तियार ही गवर्नर का है, कोर्टों का तो इख्तियार ही नहीं है। और कोर्ट स्पीकर कैसे ले आया है सारे मसले में? और सबसे अहम बात है, साथ ही रहेगा जी, कह दें, अहम बात कह दें आप जी। जी मैं बात खत्म कर लूं? चलिए अजहर साहब, फिर आप जी आप मुकम्मल कर लें। मैं देखिए अब क्या है कि पहली रिट के अंदर भी 27 का नोटिस दिया गया और 30 घंटे में फैसला कर दिया गया। ना गवर्नर साहब को नोटिस दिया गया, ना सदर पाकिस्तान को नोटिस दिया गया। दूसरी रिट आई, वो 26 को फैसला कर दिया गया, ना गवर्नर को नोटिस दिया गया, ना सदर पाकिस्तान को नोटिस किया, वो 24 घंटे में फैसला हो गया। तीसरी रिट आई जो 29 को फैसला कर दिया गया 12 घंटों के अंदर, ना सदर को नोटिस दिया गया, ना ही गवर्नर को नोटिस दिया गया। और आपने सारे फैसलों में आपने कन्विक्ट कर दिया, आपने बता दिया कि सदर ने वायलेट किया, गवर्नर में उनसे सुना कब है आप लोगों ने? हाई कोर्ट ने तो ये ऑर्डर देखा है। साहब आप साथ ही रहेगा, अब तो
पूरा ही फिर तो वही बात हो रही है पूरे निज़ाम इंसाफ के ऊपर ही। तो फिर अहमद बिलाल साहब, जो बात अजहर साहब कर रहे हैं ये इनका मौक़िफ़ होगा है जो बतौर पीटीआई के वकील भी वो अपना रहे हैं अदालत में। बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़े का मामला है ये बड़ा दिलचस्प हो गया, इस पर आपका क्या कॉमेंट होगा? वो कहते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन होना चाहिए, लेकिन ये जो मामला है बुज़दार साहब के इस्तीफ़े वाला, ये वो लड़ाई के बाद वाला मुक्के वाला हिसाब किताब है या फिर एक कानूनी फ़ायदा? नसरुल्लाह साहब आपकी तरफ आऊँगी। नसरुल्लाह साहब, अब जो इस वक्त कैबिनेट मौजूद है शहबाज शरीफ साहब की, उस हवाले से भी बड़ी बातें हो रही थी कि कौन शामिल होगा कौन नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अब इतने सारे इत्तेहादी हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करके शामिल करना पड़ा। अब एक तरफ इमरान खान साहब हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनके पास कुछ वक्त है ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि अगले इंतखाबात पे किस बुनियाद के ऊपर इस जो मुत्तहिदा हुकूमत है, खासकर नून लीग, इनको वोट दिया जाए। तो ये एक मुश्किल रहेगी शहबाज शरीफ साहब के लिए बतौर प्राइम मिनिस्टर कि उस कैबिनेट के अंदर बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने साथ दिया आदम एतमाद के हवाले से, उनको पोजीशंस देनी पड़ रही हैं। खुद शहबाज शरीफ साहब की सियासत को, काम करने के अंदाज को भी आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। आप समझते हैं कि इस सारी टीम के साथ वो पुल ऑफ कर सकते हैं मामला? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब मामलात को बेहतर कर सकेंगे। एक रुकावट ये हो सकती थी कि चूँकि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, इसलिए कहीं वज़रा के माबैन इख्तलाफात होंगे और फिर ख़ास तौर पर टीम जो है वो उस यकसुई के साथ काम नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो जो लंदन गए थे मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करने, उसका एक बुनियादी एजेंडा ये था कि जो भी सूरत हाल पैदा हो जाए हम उसको लीडरशिप की सतह पर मसाइल को हल करेंगे। और ये तय पा गया है कि अगर कहीं पर हुकूमत के अंदर कहीं इख्तलाफात होते हैं तो उसको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप अपनी आला सतही लीडरशिप के साथ बैठकर मामलात को तय कर लेगी। तो लगता यह है कि बज़ाहिर कोई फौरी इख्तलाफात आपको नज़र नहीं आएंगे। फिर यह है कि हुकूमत को वक्त मिलेगा तो हुकूमत कुछ चीज़ों को तेज़ी के साथ उस पर अमल दरामद कर पाएगी। इस वक्त जो इकानमी की बहाली है, मैं समझता हूँ सऊदी अरब का दौरा, फिर यूएई और उसके बाद चीन के साथ बढ़ते हुए मामलात, हुकूमत को एक ऑक्सीजन मिल जाएगी जिसके नतीजे में हुकूमत कुछ चीज़ों पर काबू पा लेगी। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं अजहर सदीक साहब से एक बात अर्ज कर लूँ। वो जो बार बार कहा जा रहा है कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा ले रही थी, उसने आज खुद हिस्सा लिया, उसने अपना उम्मीदवार नामजद किया। तो इस्तीफे की बात पीटीआई खुद उससे वापस हो चुकी है कि इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, वेरिफिकेशन करने के लिए सदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गवर्नर सरवर चौधरी साहब को फ़ोन किया था और सरवर साहब से कहा था कि इस इस्तीफे को मंजूर किया जाए। तो ये मामलात लीगल तौर पर डिले इन टैक्टिस तो हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई ने बाज़ चीज़ें खुद लूज़ की हैं और वो लूज़ करने के बाद आज गुस्सा डिप्टी स्पीकर पर निकाल रही है। और फिर जो इंतखाबात कहा जा रहा था कि शफाफ होंगे, पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी को, पंजाब असम्बली के अमले ने लोगों को दाखिला बंद तो अपोजिशन का बंद कर दिया था, इसीलिए उनको हिरासत में लिया गया। फिर सारा स्टाफ जो है वो स्पीकर चौधरी परवेज सबका साथ दे रहा था। फिर जितने लोग अंदर लोटे लेकर आए उस सारे अमल को, प्रोसेस को खराब करने की सारी जिम्मेदारी वो तो पीटीआई के ऊपर आई है। और आगाज डिप्टी स्पीकर पे तशद्दुद से हुआ, पहले तशद्दुद डिप्टी स्पीकर पे हुआ, फिर परवेज इलाही साहब के वो विजुअल्स भी पूरी कौम नहीं देखे जिसमें वो थम्स अप बना के उनको कह रहे थे अच्छा है, लगे रहे आप लोग। बिल्कुल बुनियादी तौर पर स्पीकर का काम था सिक्योरिटी को मेंटेन करना। उस वक्त तो सेक्रेटरी असम्बली हो या उस वक्त के डीजी जो वहां पे थे, उनके ऊपर इल्जाम ही ये था कि वो सारे लोगों को अंदर आने दे रहे थे, प्राइवेट लोग अंदर लाए जा रहे थे, लोटे लाए जा रहे थे। जो सारा तशद्दुद का जो वाकया हुआ है उसमें तो सारा मलबा चौधरी परवेज इलाही और पीटीआई के ऊपर आया। इसलिए शफाफ इंतखाब के दौरान जो रुकावटें खड़ी की गई वो तो पीटीआई की तरफ से की गई। अब लीगल इश्यूज को लेकर कोर्ट में जाके इसको डिले करने जो अजहर साहब बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में आप हिस्सा ले चुके हैं। अब उसको जनाब उस्मान बुज़दार साहब को रोकना, मेरे ख्याल में ये सियासी नंबर स्कोरिंग के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर हम अजहर साहब से अगर वो रिस्पॉन्ड करना है तो हम जरूर उनका रिस्पॉन्स भी शामिल करेंगे। अहमद बिलाल साहब से भी एक अहम इशू के ऊपर हमने बात करनी है एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मेरे पास वक्त कम है तो मैं पहले अजहर साहब से रिस्पांस ले रही थी, फिर अहमद बिलाल साहब से उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे। अजहर साहब, ब्रेक से पहले नसरुल्लाह साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं। पंजाब असेंबली की कार्रवाई भी जो सब ने देखा उसमें बराबर की शिरकत लग रही है। इनफैक्ट आगाज़ हमें लग रहा है पहले डिप्टी स्पीकर पे हो गया अटैक वहाँ पे, जो नसरुल्लाह साहब ने भी बातें की, आपका क्या रिस्पॉन्स है इस पर अजहर साहब? नसरुल्लाह साहब को शायद रिकॉर्ड का नहीं पता, जो कि बुनियादी तौर पर स्पीकर के तो इख्तियार थे ही नहीं। इलेक्शन सारा जितना कराना था वो डिप्टी स्पीकर ने कराना था और डिप्टी स्पीकर के अपने हाथ से हमारे पास सबूत पड़े हैं। पीएमएलएन के जो लोग अंदर डाले गए और वही लोग अंदर आके जिन्होंने गुल गुबाड़ा किया, सबूत मौजूद है और बाकायदा लीगल नोटिस इसलिए दिया गया कि ये सारा कुछ वायलेट जिसने किया है। सर, वीडियो तो परवेज इलाही साहब की मौजूद है। नहीं, स्पीकर का देखिए, स्पीकर का तो रोल ही कोई नहीं था। इलेक्शन कराने का सारा प्रोसेस जो है वो बाकायदा जो जिम्मेदारी डाली गई है
वो जिम्मेदारी डाली गई परवेज इलाही साहब वहां खड़े होकर लोगों को अंदर बुला रहे थे और मोहम्मद खान तो भट्टी परवेज साहब इलाही के साहब ऊपर इल्जाम क्या था? इशू है अपना, हमें जो बात बतानी है कि वो सारा इख्तियार जो था वो इख्तियार था डिप्टी स्पीकर के पास। डिप्टी स्पीकर ने जो कुछ किया है आपको अंदाजा नहीं है, सारे सबूत मौजूद है। उस ये प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये थी कि चौधरी परवेज इलाही वगैरह को वोट ना डालने दिया जाए या बदमाशी की जाए। अगर कोई लोग वापस आ गए थे जिनके जमीर जा गए थे, अजहर सदीक साहब, आप और मैंने यहाँ साल से इस असम्बली को देखा है। मोहम्मद खान भट्टी साहब चौधरी परवेज इलाही साहब के अहकामात मान रहे थे या डिप्टी स्पीकर के? मुझे बात अगर कंप्लीट कर लेने के, मैंने तो बकायदा देखे ना, आप और हम तो बात कर रहे हैं ना, मैंने 2 लीगल नोटिस दिए हैं, 2 MPS की तरफ से दिए हैं, सबूतों के साथ दिए हैं, और बाकायदा जो उन्होंने पुलिस वहां बुलाई वो भी उन्होंने रूल 210 की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने अपने आप को एक्टिंग स्पीकर लिखा, वो एक्टिंग स्पीकर नहीं थे। और सिर्फ इस हद तक बात नहीं है, जब ये पब्लिक कम्युनिटी को वायलेट किया, प्रिविलेज और मोशन को सामने रखे हुए जब डाटा मांगा गया आईजी पुलिस से, आईजी साहब ने वो मामला सारा हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उस्मान बुज़दार नाम के वजीर आला थे, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड की बातें हैं कि इसको हमजा शरीफ सारे मामले को चला रहे थे। अब ये मामला बड़ा दूर तक जाएगा और बाकायदा डिप्टी अजहर साहब, ठीक है, मैंने अहमद बिलाल साहब का कमेंट हासिल करना है। अहमद बिलाल ये कहते हुए इलेक्शन चैलेंज किए जाएंगे। जी ठीक है, और ये कहते हुए कि अजहर साहब क्योंकि आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदालत में, तो फिर आपका वही मौकिफ है ऑब्वियसली जिस तरीके से आप अदालत में उसको रिप्रेजेंट करें। हमने जो विजुअल्स देखे या नसरुल्लाह साहब जो सियासी हमारे उसके ऊपर ख्यालात हैं जो ओवरऑल हमने देखा, वो एक उसमें एक अलग बहस की तरफ भी जा सकते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स अहमद बिलाल साहब आपके, अब जिस तरीके से अदालत गई है इन मामलों को लेके PTI, आप समझते हैं कि कानूनी तौर पे PTI को कोई फायदा हो सकता है इन सारे मामलात में? मैं सिर्फ एक बात अर्ज करता चलूं, ये PTI की तरफ से नहीं किया, 17 MPAs हैं जिनकी तरफ से दरखास्त दायर की गई है और हाई कोर्ट के 1 इंट्रा कोर्ट अपील और 2 और इंट्रा कोर्ट अपील की हैं। और बाकायदा हमारा स्टांस यही है कि हाई कोर्ट ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया है, उनको तजवीज करने का किसी का नाम लेने का इख्तियार मौजूद नहीं था, और ये बात हम इंशाल्लाह एस्टैब्लिश कर लेंगे। ये सही, ठीक है। मैं नसरुल्लाह साहब, अब आपका कमेंट क्या होगा? अब सुन ली आपने अजहर साहब की बात भी। देखिए, मैं नहीं समझता कि PTI का स्टांस इतना मजबूत है। ये सारा मौके बार बार दिए गए और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात भी हाई कोर्ट ने बहाल कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद इस इंतखाब को रोका गया। फिर हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए कि हलफ लिया जाए, 1 दफ़ा जारी किए, फिर दूसरी दफ़ा जारी किए, फिर तीसरी दफ़ा जाके हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि वो आकर हलफ लें। ये मौके PTI को बारहा दिए गए। PTI किसी सूरत भी पंजाब में हलफ जो है लेने को तैयार नहीं थी। गवर्नर साहब जो है कभी बीमार पड़ जाते हैं। अब देखिए, गवर्नर साहब बीमार पड़ जाएंगे तो उनको नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, यानी ये बहानेबाजियां कोर्ट भी देख रही थी कि जब आप कोई नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर रहे लेकिन आप बीमार पड़ के बैठ गए, आप कहते जी मैं, या तो उस वक्त वो लीगल ऑप्शन इख्तियार करते, कहा जी मैं बीमार हूं, हलफ नहीं ले सकता, फिर आपको अपना नुमाइंदा मुकर्रर करना था। जी अच्छा, अहमद बिलाल साहब से राब्ता बहाल हो गया, उनसे क्विक कमेंट। अहमद बिलाल साहब, आप आखिर में अब आप क्या कहेंगे, अहम क्या बात होगी, क्या ऐसा हो सकता है? परवेज अशरफ साहब जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने भी इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के जो कायदीन है उनसे को बुला लिया है मुशावरत के लिए। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा हो कि PTI और इमरान खान साहब भी मुतमईन रहें अगर इलेक्शन अपने वक्त पे होने या जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है तरीक़ाकार उसके मुताबिक हो? किस बात पर गौर करना होगा? देखिए, इस बात की तो गारंटी नहीं है कि तमाम पार्टियां मुतमईन हो जाएं। जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं उसमें PTI उस वक्त तक मुतमईन नहीं होगी जब तक शायद वो वापस इक़्तिदार उनके पास ना आ जाए, क्योंकि उनका बुनियादी जो एतराज़ या बुनियादी शिकायत है वही ये है। लेकिन जो बेहतरीन सूरत हाल हो सकती है वो यही है कि इंतखाबी इस्लाहात में उनको शामिल करने की पूरी कोशिश की जाए, और उसके नतीजे में फिर जो भी इंतखाबी इस्लाहात पे एग्रीमेंट हो जाए, जिस तरह 2017 में उन्होंने कोशिश की थी और PTI शामिल हो गई थी, अगर इस दफ़ा भी शामिल हो सकती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी हो सकती तो जो भी इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक का राय होता है उसके मुताबिक बेहतरीन इंतखाब कराने की कोशिश की जाए, और इसमें किसी किस्म की कोई जो माजी में तजर्बात से हमने सीखा है वो सीख लिया जाए। तो यही कोशिश की जा सकती है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है कि इसके नतीजे में तमाम सियासी पार्टियां मुतमईन हो जाएंगी, क्योंकि हर पार्टी का अपने कुछ सियासी मकासद भी हैं। और अब आपको पता ही, हमने फॉरेन फंडिंग केस की बात की है, इसके बाद तो और भी बहुत कम इम्कान है कि वो सब लोग तैयार और खुश हो जाएंगे आने वाले इंतखाबात से या उससे पहले जो भी कार्रवाइयाँ होंगी। जी
यानी सिर्फ कोशिश ही की जा सकती है कि किसी तरह सियासी जमातें इसके ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, जो कि ऑब्वियसली मुश्किल ही नज़र आते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नसरुल्लाह मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अज़रफ सिद्दीक साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, अब होता क्या है इस सिलसिले में वो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।